Again, welcome back to my channel. Now we'll discuss about the diagnostic evaluation, complication and management of कार्डियोमायोपैथी। तो पहले देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद हम देखेंगे चेस्ट एक्सरे किया जाएगा। उसके बाद है इकोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है, हार्ट में जो मसल्स है, भाल्व से, वो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसमें ठीक से काम करते हैं कि नहीं, ये सब देखेंगे हम इकोकार्डियोग्राम से। फिर आता है ईसीजी में हम क्या करते हैं, हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब जो कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, वो जानेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो हम जानेंगे ईसीजी से। अगर आप कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स है। फिर आता है ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को एक ट्रेडमिल में एक्सरसाइज किया जाएगा, उसके साथ जो ईसीजी के लीड्स होते हैं उसके बॉडी में लगाया जाएगा। इससे क्या जानेंगे ना, जो एक्सरसाइज के दौरान हार्ट कितना वर्कलोड लेता है और ज़्यादा लेता है कि कम लेता है, ये सब जानेंगे हम ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद है एमआरआई, ठीक है। फिर आता है ब्लड टेस्ट। अगर कुछ इन्फेक्टिव डिजीज़ के वजह से कार्डियोमायोपैथी हुआ है तो ये जानने के लिए हम करेंगे ब्लड टेस्ट। फिर आता है जेनेटिक टेस्टिंग। फिर आता है एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं, हार्ट का जो मसल्स है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इसमें से टिश्यू कलेक्ट करते हैं। वो टिश्यू से हम जानेंगे कि कौन सा टाइप का कार्डियोमायोपैथी हुआ है। फर्स्ट वन इज़ डायलेटेड, और फिर हाइपरट्रोफिक, और फिर वो जो रेस्ट्रिक्टिव, कौन सा वाला हुआ है, ये हम जानेंगे एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी से, ठीक है। ये हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन के बारे में। पहले आता है हार्ट फेलर। इसमें क्या होता है, हार्ट का जो मसल लेयर है रिजिड हो जाते हैं, फिर डायलेटेड हो जाते हैं, तो इससे क्या हो सकता है ना, हार्ट फेलर भी हो सकता है। फिर आता है ब्लड क्लॉट, क्योंकि डायलेटेड में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जमा होके रह जाता है, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट होने का चांसेस भी होता है। फिर आता है भाल्व प्रॉब्लम। इस डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है ना, भाल्व जो है ठीक से क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं भाल्व प्रॉब्लम। फिर आता है कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। फिर देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में पहले देखे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में पहले आता है भासोडायलेटर्स। भासोडायलेटर्स मतलब वेसल्स को डायलेट करके रखने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है नाइट्रेट्स, ठीक है। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, डिक्रीज वर्कलोड इन हार्ट में जो वर्कलोड है उसे डिक्रीज करने के लिए ये बीटा ब्लॉकर यूज़ होता है। एग्जांपल प्रोपानोनॉल, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों यूज़ होता है, इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। कोरोनरी ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल निफिडिपिन, वेरापामिल, ठीक है। उसके बाद एंटीकोआगुलेंट क्या देंगे, हेपारिन। इसमें क्लॉट होने का चांसेस होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड जमा होकर रहता है, इसीलिए क्या देंगे, एंटीकोआगुलेंट। उसके बाद है ओपिएट एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस पेन। तो पेन रिड्यूस करने के लिए हम देंगे एनाल्जेसिक। एग्जांपल मॉर्फिन एंड सल्फेट, ठीक है। उसके बाद देंगे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसे ब्रेक करने के लिए ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दिया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस। फिर आता है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स क्यों, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पेरिफेरल इडिमा होता है, ठीक है, तो फ्लूइड को ड्रेनेज करने के लिए हम डाययूरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप
कनेक्ट करके पढ़ोगे रिस्क फैक्टर एंड ये मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, तो आप इजीली इसे लिख पाओगे। देखिए, आप ये वीडियो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अगर आप इसे नोट भी करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको लिखने के लिए इजी होगा। ठीक है, अगर 3 सेंस अगर काम करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहले आता है सेप्टल मायोक्टोमी। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ थिकेन सेप्टम दैट बॉल्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। हम जो देखे थे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें क्या हुआ था, हार्ट है, ठीक है, इसमें हार्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके साइड वाले जितने भी मसल्स हैं, वो सेल है, उसका साइज़ इंक्रीज हो गया था। जो जितना पोर्शन सेप्टम का बल्ज होके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रहा है, उसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। टोमी मतलब रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हार्ट ट्रांसप्लांट, पूरा हार्ट ही ट्रांसप्लांट होगा। उसके बाद सेप्टल एब्लेशन। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉइंग ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ थिकेंड हार्ट मसल। हार्ट मसल जो थिक हो गया है उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कैसे, इंजेक्टिंग अल्कोहल को इंजेक्ट किया जाएगा। वो भी कैसे होगा, एक लॉन्ग थिन ट्यूब के द्वारा अल्कोहल को इंजेक्ट किया जाएगा। फिर अल्कोहल को कहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड इनटू द एरिया। तो जो आर्टरी उस एरिया में ब्लड सप्लाई करता है, उसमें क्या करेंगे, अल्कोहल इंजेक्ट करेंगे एक लॉन्ग एंड थिन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा वो थिकेन एरिया। ठीक है, तो ये है सेप्टल एब्लेशन। उसके बाद है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये एक छोटा सा पेसमेकर है, जिसे जो रिदम में अबनॉर्मल होगा, रिदम को ठीक करने के लिए ये पेसमेकर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले क्या आता है, टू यूज़ लो सोडियम डाइट। इसमें रिस्क फैक्टर में हम देखे थे हाइपरटेंशन, अगर सोडियम ज़्यादा लेंगे तो हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लो सोडियम डाइट के लिए हम एनकरेज करेंगे। फिर आता है एवॉइड विगोरस एक्टिविटी एवॉइड करने के लिए कहेंगे। फिर आता है स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटी। फिर आता है ब्रीदिंग एंड कॉफिंग एक्सरसाइज, ये सब करने के लिए हम एनकरेज करेंगे। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में पहले आता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, उसके बाद इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, फिर इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, फिर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, फिर फॉटिग। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देन मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।